जितनी भी गेहूं की ज़्यादा पैदावार देने वाली नई वैरायटीज़ पिछले 3-4 सालों में रिलीज़ हुई हैं, उनमें से 90% वैरायटियों की लंबाई ज़्यादा है, लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर के बीच है। गिरने का खतरा बना रहता है, तो हम इनकी लंबाई कम करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए प्लांट ग्रोथ रिटार्डर लियोसिन का स्प्रे करते हैं। मेरे पास इस बारे में कुछ किसान भाइयों के प्रश्न भी आए, तो मेरी आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि लियोसिन क्या है, क्या करता है, कैसे लंबाई कम करता है, कब स्प्रे करें, कितने स्प्रे करें, कितनी मात्रा में स्प्रे करें, अकेला स्प्रे करें या कुछ फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं, क्या एनपीके फोलियर स्प्रे वाले मिला सकते हैं, वैज्ञानिक क्या कहते हैं। आज की वीडियो का मटेरियल मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल के लिटरेचर से लिया है, ICAR की एनुअल रिपोर्ट 2020 से लिया है, बासफ कंपनी के लिटरेचर का भी प्रयोग किया है। आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप अगर शुरू में वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब वाले जो है ना, ज़्यादा लाइक देखकर दूसरे किसान भाइयों को भी वीडियो रिकमेंड करते हैं, भेजते हैं, ज़्यादा किसानों के पास पहुंचती है। पहले देखते हैं साइंटिस्ट क्या करते हैं जिससे उनको 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार उन्होंने कैसे प्राप्त की, क्या उनका भेद है, क्या डिटेल है, क्या असलियत है। ये जो नई वैरायटीज़ है, यहाँ पर 327 का है, बाकी सारी नई वैरायटीज़ हैं। इनकी बिजाई जो है ना अगेती करनी है, अक्टूबर 20 से 5 नवंबर के बीच में करनी है। तो आपने हाई इनपुट NPK जो है ना वो 150% देना है, और 2 स्प्रे करने हैं ग्रोथ रिटार्डेंट के, क्लोरम क्वाट क्लोराइड के 0.2%, टेबुकोनाजोल 0.1%। कमर्शियल प्रोडक्ट लेनी है, और कब करने हैं, एट फर्स्ट नोड स्टेज पर गेहूं की फसल के, और फ्लैग लीफ स्टेज पर। ये जो है ना 150% NPK जो है ना 25 अक्टूबर के करीब जो बिजाई की है उसी में ही डालने हैं, ठीक है जी। और ये जो 2 स्प्रे करने हैं, ये जो रेगुलेटर्स के बताएं, ये 0.2% का मतलब है ये है कि 200 ml क्लोरम क्वाट क्लोराइड 100 लीटर पानी में करना है। मतलब कि जो लियोसिन है उसी के अंदर ये क्लोरम क्वाट होता है। और टेबुकोनाजोल 0.1% का मतलब 100 ml जो है ना टेबुकोनाजोल लेना है, ठीक है जी। फॉलिक्योर के नाम से आता है, पर एकड़ एट द ग्रोथ रेगुलेटर्स का लेना है। अब बात रह गई ये फर्स्ट नोड स्टेज। ये जो देखो, कोई भी चीज़ करनी है, हमने जब कर ही रहे हैं तो सही टाइम पर करनी चाहिए। तो आपको बताता हूँ ये फर्स्ट नोड स्टेज क्या है और फ्लैग लीफ स्टेज क्या है। ये आप स्टेजेस देख रहे हो अपने गेहूं के पौधे की। यहाँ से जो है ना ये पौधे की इलोंगेशन लंबाई खींचना शुरू करता है। जो फर्स्ट नोड स्टेज है तो उसमें पहला पत्ता जो है ना बिल्कुल नीचे दिखाई देता है, और ये 5 पत्ते दिखाई देते हैं। और ये लास्ट यहाँ पर इस स्टेज में, ये लास्ट में ये लीफ फ्लैग जो है ना, लास्ट का झंडा पत्ता निकलता हुआ दिखाई देता है। तो गेहूं की फसल पर लियोसिन का पहला स्प्रे कब करना है, जब फर्स्ट नोड बनती है, ठीक है जी। ये फर्स्ट नोड बनती है, सेकंड बनती है, थर्ड बनती है, फिर छोटा सिट्टा बाली तने के अंदर ही बनती है, बाहर से नहीं देख सकते, देखना मुश्किल होता है। तने को बीच में से काट कर ही देखा जा सकता है। आप देख रहे हो, बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको ऊपर एक बाली दिखाई देगी, नीचे जो गांठें दिखाई देंगी। सबसे नीचे जो है ना पहली गांठ बनती है, ठीक है जी। ये मैंने एक तना काट कर दिखाया, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये एक ये गांठ बनी हुई है, दूसरी गांठ यहाँ बनी हुई है, यहाँ पर ये बेबी सिट्टा बना हुआ है, बाली बनी है, पैनिकल इनिशिएशन स्टेज यही कहते हैं। ये जो है ना ये पैनिकल ही बना हुआ है, तने के अंदर बना हुआ है, बहुत छोटा सा, आप ध्यान से देखो तो दिख रहा होगा। तो पहली गांठ जो बनती है वो लगभग 50-55 दिन की फसल पर बनती है। तो आपने पहला स्प्रे जो है ना 55 दिन के आसपास ही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इस पहले स्प्रे से इन गांठों के बीच का अंतर जो है ना, 4 गांठें बनती हैं टोटल, इन गांठों की दूरी जो है ना कम हो जाती है। तो जब लंबाई कम हो जाती है तो तना मजबूत और मोटा हो जाता है, और फसल के गिरने के चांस कम होते हैं। ये वो समय होता है जो है ना 5 पत्तियां निकल चुकी हैं, और गेहूं का पौधा है ना जो नीचे एक गांठ बन चुकी है, और बाली मैंने आपको दिखा दी है, अपना फुटाव कर चुका होता है, कल्ले जो बनने होते हैं बन चुका होता है, पौधे का रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ता है। तो इसके बाद हमने यूरिया नहीं देनी ज़्यादा। यहाँ गेहूं का आप पौधा देखो तो फर्स्ट नोड गांठ यहाँ बनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 गांठें बन गई हैं। इनकी बीच की दूरी ही कम होती है। पहला स्प्रे जो आप करेंगे तो ये गांठें पूरी बढ़ने से पहले हमें स्प्रे करना है, जो सिचुएशन मैंने दिखा दी। अब दूसरा स्प्रे जो है ना ये आखिर में होता है एक झंडा पत्ता। झंडा पत्ता जो है ना सबसे ऊपर होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
फिर एक बाली निकलती है। तो दूसरा स्प्रे जो है ना, जब झंडा पत्ता निकलता है लगभग 80-85 दिन के ऊपर निकलता है, दूसरा स्प्रे हमें झंडे पत्ते के समय का करते हैं। तो झंडे पत्ते के समय हम करेंगे बाली निकलने से पहले। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि बाली का और झंडे पत्ते की दूरी कम होएगी, तो इसका भी कद कम होगा। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पत्तों के अंदर बने हैं, जो भी भोजन बना हुआ है, इन पत्तों से भोजन है ना सिट्टे की तरफ, बाली की तरफ जाता है। तो ये दूरी अगर कम होएगी, इंटरनोड भी छोटे होंगे, तना मजबूत होगा, तो ज़्यादा भोजन और जल्दी इन दानों में जाएगा, दाने मोटे होंगे। इस तरह से पैदावार बढ़ती है, गिरेगी भी नहीं फसल आपकी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि सिर्फ NPK, यूरिया, DAP और पोटाश के कट्टे डालने से, बढ़ाने से, उनको 1.5 गुना करने से पैदावार नहीं बढ़ेगी। एक रिसर्च मैं आपको दिखाता हूँ, 2020 का जो एनुअल रिपोर्ट आई थी ICAR की, थोड़ी डिटेल उसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेल आप देख लो क्या है कि 15 नवंबर की तुलना में अगेती 25 अक्टूबर की बिजाई में गेहूं में पैदावार में काफ़ी बेहतर थी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी ये बात है, आप बड़े ध्यान से देखो कि 150% RDF रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स की डोज है उसको 150 1.5 गुना किया गया था। साथ में 15 टन FYM प्रति हेक्टेयर के साथ, ये जो है ना FYM फार्म यार्ड मैन्योर, सड़ी गड़ी गोबर की खाद भी डाली गई थी। और बाद में 2 स्प्रे जो है ना CCC के 0.2% और टेबुकोनाजोल 0.1% स्प्रे किया गया था। तो उससे जो है ना 75 क्विंटल, 74 क्विंटल, 74 क्विंटल, 74 क्विंटल की पैदावार हुई थी। अब यहाँ पर ये जो 15 टन जो है ना FYM डाला गया था, तो उसके साथ रिकमेंडेड डोज थी, तो उसका प्रयोग किया था, सबसे अधिक उत्पादकता दर्ज की गई थी। मतलब समझ गए हो कि अभी सड़ी गली गोबर की खाद मिलाने से ही पैदावार ज़्यादा हुई थी। और NPK और हरी खाद के उपयोग जो पैदावार जो है दूसरे स्थान पर आई थी। अकेले फास्फोरस पोटाश या फास्फोरस प्लस पोटाश के उपयोग ने पूर्ण नियंत्रण की तुलना में गेहूं की उत्पादकता में कोई सुधार नहीं किया। मतलब कि खाद के कट्टे ज़्यादा डालने से ज़्यादा पैदावार नहीं होएगी। साथ में हमें देसी खाद तो डालनी ही पड़ेगी। देसी खाद के उपयोग ने मिट्टी के भौतिक रासायनिक गुणों की अनुशंसित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों, जो NPK कट्टे हैं ना जो, तो के उपचार की तुलना में काफ़ी सुधार किया। लास्ट में मुझे यही कहना है कि स्प्रे जो है ना सही समय पर करो, सही मात्रा में करो, पैसे की, मेहनत की, समय का सदुपयोग होगा, ज़्यादा पैदावार होगी। अपनी फसल का ध्यान रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत सफल नज़र आती हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।